हेलो दोस्तों, मैं हूं ललित। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, पीवाईक्यू की सीरीज, जिसमें हम यूपीपीसीएस के 1991 से लेकर 2025 तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस के प्री के सक्सेस के तीन पिलर हैं। एक उसके पीवाईक्यू, दूसरा घटना चक्र, तीसरा करंट अफेयर। हम एक एक करके तीनों पिलर्स को टैकल करेंगे, एक साथ लेकर चलेंगे इन तीनों पिलर्स को। इसमें हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे 1991 से लेकर 2025 तक, और ये पीवाईक्यू बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, आगे चल के हम घटना चक्र और करंट अफेयर्स भी करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हम ये जो यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ये यूथ पब्लिकेशन, जो यूथ कंपटीशन की जो हमारी पीवाईक्यू की किताब आती है वहां से करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं 1991 से। ठीक है, 1991 का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो वर्ड सत्यमेव जयते है ये हमने कहाँ से लिया है। तो वर्ड सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है? तो वर्ड सत्यमेव जयते हमने लिया है मुंडका उपनिषद से। ठीक है, इसकी मैं बात करूं सत्यमेव जयते की, तो सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम द मुंडका उपनिषद। इट इज इंस्क्राइब्ड एट द बेस ऑफ द लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका एंड फॉर्म्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल एम्बलम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहली अगर इनिशियल ब्रांच की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल ब्रांच इज ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो इनमें से कौन सी इंडियन फिलोसफी की पहली ब्रांच है? तो वो है हमारी साख्य ब्रांच। टोटल आप लोग जानते हैं टोटल 6 ब्रांच है। ठीक है, इंडियन फिलोसफी के 6 स्कूल हम जिसको बोलते हैं। सबसे पहला हमारा मीमांसा। मेरी मानसा है कि मैं जैमिनी से सीखूं, तो इसके प्रोफाउंडर है जैमिनी। विशेषिका, वैशेषिका मतलब बहुत ज्यादा विशिष्ट कौन है? तो एटम है, तो कन्नड़ जिसके फाउंडर है एटम के, उन्होंने ये है विशेषिका भी जो है फिलोसफी दी है। दूसरे योग, हर कोई जानता है, इनके प्रोफाउंडर पतंजलि हैं। न्याय, इनके प्रोफाउंडर हैं गौतम। इसके बाद भंडारायण, जब हमारे यहाँ वेदों का पाठ अगर होता है तो उसके बाद हम क्या कराते हैं? भंडारा, तो भंडारायण। इसके बाद शाक्य, तो कपिल, कपिल देव ने बहुत रन बनाए हैं, तो संख्या से हम याद रख सकते हैं संख्या फिलोसफी किसकी है? कपिल की। और न्याय वाला भी है, न्याय वाला हम याद रख सकते हैं गौतम, तो गौतम बुद्ध से, गौतम बुद्ध ने न्याय फिलोसफी दी। तो गौतम बुद्ध ने नहीं दी, पर हम गौतम से याद रख सकते हैं गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है हमारा बुद्धा की टीचिंग जो है किससे संबंधित है? तो बुद्धा की टीचिंग संबंधित है हमारे प्रैक्टिस एंड सैंक्टिटी, सैंक्टिटी ऑफ कंडक्ट से। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट चलें। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कि विच रूलर हैज वॉन मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार वो कौन से रूलर थे जिन्होंने मालवा, महाराष्ट्र और गुजरात जीता? तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करी, वही थे जिन्होंने सबसे पहली बार मालवा, महाराष्ट्र ये सब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कुषाण प्रिंस कनिष्क बिकेम रूलर इन द ईयर, जो राजा बने कनिष्क, जब राजा बने तो एक कौन सी ईयर में बने? तो ये हमारे बने 78 एडी में। और यहाँ से एक मेन पार्ट जो है यहाँ का, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत बार, कि जब ये राजा बने वो तो 78 एडी में बन गए, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है 81 एडी में। तो 81 एडी में इन्होंने क्या करा था? इन्होंने स्कल्पचर लगवाया था बुद्धिस्ट का, गौतम बुद्ध का स्कल्पचर लगवाया था सारनाथ में, जो बहुत बार आपको पीसीएस में आगे भी ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो कब बनवाया था उन्होंने? 81 एडी में बनवाया था। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रूलर हैज बिल्ट स्तूपा ऑफ सांची? सांची का स्तूपा किसने बनवाया? तो हर कोई जानता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, हर पेपर में लगभग दिखाई दे जाएगा कि अशोका ने जो है सांची का स्तूपा बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामानुजाचार्य, रामा अर्जुनाचार्य इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी? तो रावण ये किससे संबंधित है? तो विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद। अब ये आप जानते हैं द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शंकराचार्य ने द्वैतवाद की शुरुआत करी थी। राम जी बहुत ज्यादा विशिष्ट हैं, तो हम उससे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि राम जी बहुत विशिष्ट है, तो विशिष्ट अद्वैतवाद से हम याद रख सकते हैं रामानुजा, रामा अर्जुनाचार्य। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंदरिया, कंदरिया, कंदरिया महादेव टेम्पल, देखो नाम ये यहाँ पे क्या है? महादेव टेम्पल। कौन सा है? कंदरिया महादेव टेम्पल ऑफ खजुराहो। ये किसने बनवाया था? तो खजुराहो के टेम्पल हर किसी को पता है, ज्यादातर आप लोग जानते होंगे कि चंदेल के राजाओं ने बनवाए थे खजुराहो के टेम्पल। और ये महादेव टेम्पल जो है किसका होगा? शिव जी का टेम्पल है महादेव टेम्पल। एक बार आपको आगे क्वेश्चन भी मिलेगा कि जो कंदरिया महादेव टेम्पल है ये किसका टेम्पल है? तो शिव जी का टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया द स्टेट ऑफ चोलाज वॉज एग्जिस्ट? तो चोला कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? तो आप लोग इस तरीके से मैप से भी याद रख सकते हो कि यहाँ ऊपर वाली साइड में चोला एग्जिस्ट करते थे, यहाँ पर चेरा, और यहाँ नीचे वाली साइड में पांड्या। तो चोला, चेरा, पांड्या, ट्रिक से याद रख सकते हो। यहाँ पे चोला है, ये चेरा है, और ये पांड्या है। चोला चेरा पांड्या, तो चोला चेरा पांड्या कहाँ मिलेंगे आपको? ये कोरामंडल कोस्ट, विच इज अ पार्ट ऑफ दक्कन, दक्कन का पार्ट है कोरामंडल कोस्ट, वहां आपको चोला चेरा पांड्यास देखने मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मीनाक्षी टेम्पल ये कहाँ लोकेटेड है? तो मीनाक्षी टेम्पल हमारा ये लोकेटेड है मदुरई में। मीनाक्षी टेम्पल से क्वेश्चन 2-3 से ज्यादा बार आया है, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ बातें याद रखना कि मदुरई में लोकेटेड है। और मदुरई कहाँ पर है? तो मदुरई तमिलनाडु में। एक बात इंपॉर्टेंट रख लो, मदुरई, ठीक है, मदुरई कहाँ पे? तमिलनाडु में। दूसरा, ये टेम्पल जो है ये डिवोटेड है किसके लिए? सुद्रेश्वर, जो कि शिव जी को बोला करते हैं, उनके लिए टेम्पल डेडिकेटेड है, और उनकी वाइफ मीनाक्षी वहां पर, इसीलिए इसका नाम क्या है? मीनाक्षी टेम्पल। तो कहाँ पे है? मदुरई में।
इसमें 2000 पिलर हैं इस टेम्पल में, और वो पिलर्स की कुछ बहुत सारी खास बातें इंपॉर्टेंट है, आप गूगल करके सर्च करना तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट है, विच साउथ इंडियन स्टेट हैड द बेस्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेस्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की जब भी बात हो, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की जब भी बात हो, तो हमारे नरेंद्र मोदी ने भी बहुत ज्यादा तारीफ करी थी किस चीज की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चोला। तो चोला जो है हमारा, यहाँ पर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा था इनका, और इसके बारे में हमको पता चलता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं, ये क्वेश्चन आ चुके हैं जैसे यहाँ से, तो ये जो हमारे परंतक प्रांतक फर्स्ट थे, ठीक है, तो उत्थिर मेरूर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, उत्थिर मेरूर इंस्क्रिप्शन जो कि प्रांतक वंश से संबंधित थी, कि यहाँ पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। 3 तरह के विलेजेस थे, एक तो हमारा उर, दूसरा था सभा, सभा को ही महासभा कहा जाता था, और तीसरा था नगरम। तो 3 पार्ट में 3 तरह के विलेज हुआ करते थे चोला डायनेस्टी के दौरान में। ये हमें कहां से पता चलता है, ये हमें पता चलता है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से। और उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाई थी, तो लिखवाई थी परंतक परांतक फर्स्ट ने लिखवाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, द कैपिटल ऑफ चालुक्य। चालुक्य की कैपिटल क्या थी, तो चालुक्य तो आप जानते हैं वतापी के चालुक्य, हर कोई बहुत इस तरीके से याद रख सकते हो आप, वतापी के चालुक्य ऐसे याद रखना, वतापी के चालुक्य, तो आपको कैपिटल याद रहेगी वतापी के चालुक्य। तो हम अगर बात करें चालुक्य की थोड़ी सी, तो द कैपिटल ऑफ चालुक्य किंगडम वॉज द वतापी। ये कहाँ पे लोकेटेड, लोकेटेड इन द बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड थी। द प्लेस इज नोन एज बादामी, आज हम इसे बादामी भी बोलते हैं, तो बादामी के चालुक्य भी बोला जाता है, पर बादामी के नाम से आज ये फेमस है। द फाउंडर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी वॉज द पुलकेशिन वन। पुलकेशिन वन जो है, इनके बारे में आपको पता चलेगा स्टोरी जब आप पढ़ते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और वो सब लड़ाइयों वाली, तो वहां पर आप सुनेंगे पुलकेशिन वन के बारे में। तो इसके जो फाउंडर थे वो पुलकेशिन वन थे, और जो इसके सबसे पावरफुल जो राजा हुए वो थे हमारे पुलकेशिन टू। ये पुलकेशिन टू वही थे जिनके बारे में हरिसेन ने भी बताया था, ठीक है, जब वो हर्षा के उसमें आए थे, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, तो चालुक्य डायनेस्टी देखो ऊपर अभी अपने पढ़ के आए हैं, तो चालुक्य डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, पुलकेशिन सेकंड। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, देखो यहाँ पर अगर हम थोड़ा समझें, पुलकेशिन सेकंड, इनका टाइम क्या था, 610 से लेके 642 सीई। एक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ गुजरात, इन्होंने गुजरात जीता, मालवा जीता, और डिफीट करा नॉर्थ इंडिया के राजा हर्ष को, ठीक है, हर्षा ऑफ कन्नौज, कन्नौज के राजा। अब उत्तर प्रदेश में कन्नौज के बारे में जानते हैं, तो कन्नौज को जीता था किसने, हर्षा ने। तो हर्षा के राजा, ड्यू टू दिस विक्ट्री, पर किसने हरा दिया था, पुलकेशिन टू ने हरा दिया था हर्षा को। इस विक्ट्री के बाद उन्होंने अपनी जो बाउंड्री थी, पुलकेशिन टू ने नर्मदा रिवर को अपनी बाउंड्री मान लिया, कि नर्मदा रिवर तक उनकी जो है टेरिटरी का एक्सपेंशन है, नर्मदा रिवर तक एक्सपेंशन मान लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेल रूलर वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद महमूद गजनवी। वॉज नॉट डिफीटेड बाय महमूद गजनवी, तो कौन से राजा थे चंदेल राजा जो इसको महमूद गजनवी हरा नहीं पाए, तो वो थे विद्याधर, ठीक है। और विद्याधर की अगर हम बात करें, तो चंदेल रूलर विद्याधर was never defeated by महमूद गजनवी। he had killed प्रतिहार रूलर, जो चंदेल के राजा विद्याधर थे, उन्होंने प्रतिहार रूलर राज्यपाल को हराया था। क्यों हराया था, क्योंकि उन्होंने महमूद गजनवी के सामने सरेंडर कर दिया था, इस वजह से उनको मार दिया था बेसिकली इन्होंने, विद्याधर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवारा जैन टेम्पल ये कहाँ लोकेटेड है, तो दिलवारा जैन टेम्पल हमारे राजस्थान में लोकेटेड है। तो राजस्थान में माउंट आबू, जो हाईएस्ट पीक है हमारे अरावलीज की, माउंट आबू, तो वहां पर हमारे क्या है, दिलवारा जैन टेम्पल लोकेटेड है अरावलीज हिल्स में। और ये किसने बनवाए थे, दिलवारा जैन टेम्पल किसने बनवाया था, तो ये चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था दिलवारा जैन टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया। इब्न बतूता भारत कब आया था, तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ये कहाँ का था इब्न बतूता, तो ये था मोरक्को, मोरक्को का था। तो मोरक्को ट्रेवलर, मोरक्को आप लोग जानते हो कहाँ पे कंट्री, तो ये अफ्रीका में है। और इब्न बतूता इंडिया में आया, इन्होंने इब्न बतूता ने अपनी जो जर्नी शुरू करी नॉर्थ अफ्रीका, तो अफ्रीका में मोरक्को एक जगह है, वहां से। इब्न बतूता के बारे में आप जानते हो, इब्न बतूता की किताब थी रहला, इनकी सबसे फेमस किताब है, क्या नाम है उसका, रहला, रहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करूं, अच्छा इब्न बतूता के बारे में छोटी सी बात और याद रखना, जो क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेगा, कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में तो रख लिया था, और अपनी तरफ से, अपने दरबार की तरफ से चाइना में भेजा था इब्न बतूता को, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि सल्तनत पीरियड में ज्यादातर जो सुल्तान थे वो कहां से बिलोंग करते थे, तो सल्तनत पीरियड के ज्यादातर सुल्तान हमारे कहाँ के थे, टर्किश थे,
ठीक है। अच्छा, टर्किश तो थे, पर जो हम दिल्ली सल्तनत जो काल हुआ, दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य चला, इसके जो राजा थे, इनको हम एक क्रोनोलॉजी से याद करते हैं, या फिर दिल्ली सल्तनत से पहले के और बाद के भी। ठीक है। जैसे अब, तू, गुड़, खा, तसले में, तसले में। ठीक है। तो ट्रिक से आप समझते हो, जैसे अब से बोले तो अरब, तर्किस, गुड़ से बोले तो गुलाम वंश। ठीक है। तो ये अरब्स थे, अरब में जिसमें महमूद ऑफ गजनी और ये सब आए थे। टर्किस, इसके बाद जिसमें गौरी, मोहम्मद गौरी। गुलाम वंश, खा बोले तो खिलजी, तसले में तैमूर। ठीक है। और ये तसले, तो इसमें ले है ना, तो तसले, तो ले से है लोधी। तो ये हमारा ट्रिक है सिंपल सी याद रखने की, ये बहुत बार, इस बार भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन इसी ट्रिक से हो गया था। अगला सवाल है मेरा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, ये कह रहा है सिंध वॉज कनकर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो अरब था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, इसने सिंध को कब जीता था? तो ये क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा, 712 एडी में जीता था मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनी। महमूद गजनी का कोर्ट हिस्टोरियन कौन था? तो फिरदौसी भी देखने को मिलता है आपको, बहुत सारे ऑप्शंस में फिरदौसी मिलता है, ज्यादातर में फिरदौसी आता है, पर इसका आंसर, क्वेश्चन मतलब फिरदौसी ऑप्शन में आता ही आता है, पर इसका आंसर है हमारा उतबी। ठीक है। तो हम इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं, जैसे उतबी वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनी। इट इज नोटेबल दैट फिरदौसी, देखो वही बोला, फिरदौसी was also a contemporary historian in the court of Mahmud Ghazni for some time, but he left the court due to the conflict with Mahmud Ghazni. Next question है हमारा, the slave of Muhammad Ghori who conquered Bengal। मोहम्मद गौरी का वो कौन स्लेव था जिसने बंगाल को जीता था? तो वो था हमारा बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, मोहम्मद गौरी जब भारत में आया था तो मोहम्मद गौरी ने दो स्लेव को छोड़ा था, दो स्लेव अपने साथ लेके आया था मोहम्मद गौरी। ठीक है। एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था हमारा बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से रीजन पे था? तो दिल्ली वाले रीजन रूल करा था, बख्तियार काकी ने बंगाल वाला रीजन रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच फेमस हिस्टोरियन गेव द स्टेटमेंट। ये कौन सा हिस्टोरियन था जिसने स्टेटमेंट दिया, एन इवेंट इन द विक्ट्री विदाउट रिजल्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ विक्ट्री ओवर सिंध ऑफ द अरब। तो इस तरीके का स्टेटमेंट, ये ऐसे क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो लगभग नहीं हो पाता क्वेश्चन, अगर नया क्वेश्चन आता है। तो अगर पुराना क्वेश्चन यही आया, रिपीट हुआ, तो लेन पोले, लेन पोल इसका आंसर है, याद रखना, लेन पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉम्ब ऑफ विच मुगल रूलर इज नॉट इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा मुगल रूलर है जिसका टॉम्ब इंडिया में नहीं है? तो अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो बाबर, बाबर की बात करूं तो बाबर का टॉम्ब यहाँ नहीं है, बाबर का टॉम्ब अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के काबुल में। तो बाबर हो गया एक। तो दूसरा, बाबर के बाद जहांगीर, तो जहांगीर का टॉम्ब कहाँ है? तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, जहांगीर का टॉम्ब कहाँ है। जहांगीर के बाद उसका बेटा अकबर। ठीक है, अकबर का पता ही होगा, किसी को पता रहता है कहाँ पे, सिकंदर में, सिकंदरा में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बाबर हो गया, जहांगीर हो गया, अकबर हो गया, शाहजहां। शाहजहां का तो पता ही है, आगरा। ठीक है, औरंगजेब, औरंगजेब का भी इंडिया में। फिर हुमायूं, तो हुमायूं का भी इंडिया में, दिल्ली में। तो ये दूसरा जो ऑप्शन था जहांगीर, तो जहांगीर का जो भी ये जो मकबरा है ये इंडिया में नहीं है। तो यहाँ पे दो हैं इसके ऐसे आंसर। तो देखो यहाँ बोला भी है, द टॉम्ब ऑफ द टू मुगल एम्परर आर नॉट इन इंडिया, द टॉम्ब ऑफ जहांगीर इज लोकेटेड इन शादरा। ये कहाँ पे है? लाहौर पाकिस्तान में। और वहीं बाबर, बाबर का कहाँ पे? काबुल पाकिस्तान में। तो ये हमारे इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया कमेंट का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, द फर्स्ट वेदशाला जंतर मंतर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय सवाई राजा जय सिंह। तो सवाई राजा जय सिंह ने अलग अलग जंतर मंतर बनवाए थे। जंतर मंतर जो टाइम देखने के लिए काम में आता था। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ बनवाए थे? बहुत फेमस तो जयपुर वाला है, जयपुर वाला आप लोगों ने सुना ही होगा बहुत बार। इसके अलावा तो सबसे पहला पहला वेदशाला कहाँ बनवाया था? तो सबसे पहला वेदशाला ही जयपुर में बनवाया था, जो सबसे फेमस भी है। अगर मैं इनकी बात करूं तो जयसिंह जो थे, जयसिंह ने 1688 से लेकर 1743 तक राज किया, और ये हिंदू राजपूत राजा थे। कहाँ के राजा थे? अंबर के राजा थे। इसके अलावा इन्होंने अपने किले को फोर्टिफाई करवाया, जयपुर का जो किला था अपनी कैपिटल में, उसे फोर्टिफाई करवाया। इसके साथ साथ इनका जन्म कहाँ हुआ था? ही वॉज बोर्न एट अंबर। अंबर जो था वो थी कैपिटल ऑफ कच्छवास। आगे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द कैपिटल ऑफ अंबर की कैपिटल क्या थी? कच्छवास कैपिटल थी। ये क्वेश्चन आगे भी पक्का मिलेगा आपको। आगे चलते हैं, he moved his capital kingdom's capital from Amber to the newly established city of जयपुर। तो इन्होंने जयपुर में जयपुर की स्थापना करी और जयपुर में ही अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी। कहां से?
अंबेर से जो कछवा डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल क्या थी, अंबर थी। अंबर से इन्होंने कैपिटल कहाँ शिफ्ट करी, जयपुर में शिफ्ट करी, और कब करी, 1727। और वहां पर इन्होंने इसके साथ साथ इन्होंने 2 अश्वमेध सेक्रीफाइस भी करे। अश्वमेध यज्ञ जानते हो आप, किसी भी जमीन को ऑक्यूपाई करने के लिए, लैंड एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। एक तो करा इन्होंने 1734 में और दूसरा करा 1741 में। इसके अलावा इन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी। एक तो दिल्ली में थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं ऑब्जर्वेटरीज, याद रखना, पीसीएस में लास्ट ईयर भी आए थे ये क्वेश्चन। दिल्ली में थी, मथुरा में थी, एक बनारस में थी, एक उज्जैन में थी, और एक इनकी कैपिटल जयपुर में। इस तरीके से 5 ऑब्जर्वेटरीज इन्होंने बनवाई थी। इसके अगर मैं बात करूं इसके बाद, इनकी जो पहली वेधशाला जो थी उसको, उसका हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जंतर मंतर। ये जयपुर में हो। इनकी जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें, वो इतने ज्यादा एक्यूरेट हैं कि बहुत पिन पॉइंटली जंतर मंतर में आप जाके इन्हें देख सकते हैं। इन्होंने टेबल्स भी बनाई थी, ही सेट ऑफ टेबल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिज 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 मोहम्मद शाही, इसको हम बोलते हैं, टू इनेबल द पीपल टू मेक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। मतलब उस टेबल की मदद से लोग, इंसान भी क्या कर सकते थे, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कर सकते थे। इसके साथ साथ इन्होंने ट्रांसलेट करा इक्विलिट्स के एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री को इनटू संस्कृत। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों पढ़ा, क्योंकि आप अगर यूपीएससी का भी अगर पेपर कभी देखे तो यूपीएससी के पेपर में 2024 के पेपर में, या फिर यूपीएससी का ही जो कराता है सीडीएस, वहां पे भी 2024 के पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा, ये जितना भी क्वेश्चन इस पूरी स्टेटमेंट में लिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज आपको मिल जाएगा। यहीं से 4 स्टेटमेंट बनाई थी और चारों स्टेटमेंट एज अ क्वेश्चन पूछी थी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान बहुत आप लोग सुनते हो, मूवीज वगैरह में कहीं ना कहीं सुना हुआ है शब्द अष्टप्रधान। ये कैबिनेट हुआ करता था, ये किसके एरा में था, तो अष्टप्रधान किसके एरा में था, शिवाजी। इसी तरीके से अष्ट दिग्गज के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो अष्टप्रधान जो हमारा किसके एरा में थे, शिवाजी। ये कितने थे, 8 प्रधान थे, जिनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी कहते हैं। पर देखो यहाँ पर इन्होंने कैबिनेट वर्ड यूपीपीसीएस नहीं यूज किया है, पर आगे चल के एक क्वेश्चन यही यूपीपीसीएस बोलेगा कि अष्टप्रधान को क्या नहीं मान सकते। देखना, तो वहां आएगा कैबिनेट नहीं मान सकते, आगे चल के क्वेश्चन है। तो इसमें 8 कैबिनेट थे, जिसमें पेशवा हमारे सबसे इंपॉर्टेंट थे। पेशवा ने पूरा तरीके से टेरिटरी को कंट्रोल कर लिया था। पेशवा हमारा प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हम ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन में राजाशाही है आज भी, तो वहां किंग होता है। तो वैसे ही हमारे यहाँ ये मराठा साम्राज्य में किंग थे, जैसे शिवाजी किंग थे, और इनके अंडर हुआ करता था। आज जो हम ब्रिटेन की बात करें तो किंग के अंडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो वैसे ही मराठा साम्राज्य में शिवाजी मान के चलिए किंग थे शिवाजी, और शिवाजी के अंडर थे पेशवा। तो पेशवा कौन हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर। इसके साथ साथ सुमंत, सुमंत को दाबिर भी बोलते हैं, सुमंत हुआ करता था फॉरेन मिनिस्टर। इसके साथ साथ मजूमदार, जिसको अमत्य बोला जाता था, मजूमदार अमत्य फाइनेंस मिनिस्टर। वकिया नविश, तो वकिया नविश हुआ करता था होम मिनिस्टर। और होम मिनिस्टर के साथ साथ वकिया नविश को आपको जब हिंदी वर्ड में आप देखेंगे, हिंदी वाली किताब में, तो वकिया नविश को ये बोला जाता था कि ये डेली जो एक्टिविटीज होती थी कोर्ट की, उसको मैनेजमेंट यही करता था वकिया नविश। इसके साथ साथ सुरु नविश की अगर मैं बात करूं, सचिव, तो सचिव जो हुआ करता था ये रॉयल करस्पॉन्डेंस था, रॉयल करस्पॉन्डेंस सचिव। पंडित राव, पंडित राव तो आप जानते हैं, पंडित नाम ही बता रहा है कौन होगा, रिलीजियस मिनिस्टर। सर ए नौबत, तो ऐसी नौबत ना आए कि कभी जंग लड़ी पड़े, तो चीफ कमांडर हुआ करता था सर ए नौबत। और न्यायाधीश, तो न्याय कौन देगा, चीफ जस्टिस। तो इस तरीके से 8 दिग्गज हमको देखने को मिलते हैं शिवाजी के दरबार में। नेक्स्ट आते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट पर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हु हैज इंप्लीमेंटेड द इस्तमरी इस्तमरारी इस्तमरारी सेटलमेंट। ये परमानेंट सेटलमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इस्तमरारी सेटलमेंट भी बोलते हैं। और परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत जो है 1793 में करी थी हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने इस्तमरारी बोले तो परमानेंट सेटलमेंट की सिस्टम की शुरुआत करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति में, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो ये था हमारा पाल्मर स्टोन। पाल्मर स्टोन, ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है आगे कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था 1857 की क्रांति के दौरान, तो ये था पाल्मर स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे। द अवध स्टेट, अवध को OUDH करके भी लिखा जाता है, द अवध स्टेट was merged with Britain Empire during the time of Dalhousie on the basis of, किस आधार पे अवध को, तो आप जानते हैं अवध स्टेट जो था जिसको 1856 में मर्ज कर दिया गया था, ब्रिटेन ने अपने एम्पायर में कर लिया था। और किस आधार पे किया था, तो मिस गवर्नेंस के चार्जेस पे किया था। अभी आपने देखा होगा यूपीपीसीएस का, अगर ACF का पेपर आपने देखा है तो ACF RFO में भी यही क्वेश्चन आया था एज इट इज, पर वहां ये पूछा था कि अवध को कब एक्वायर किया था ब्रिटिशर्स ने अपनी एम्पायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय हुम। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA आप जानते हैं, पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, HRA था, जिसकी स्थापना हमारे जो राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंदर सहन्याल, उन्होंने उसकी स्थापना करी थी। पर उनके मृत्यु के बाद
चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना करी, ठीक है, भगत सिंह वगैरह के साथ मिलकर। तो अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं थोड़ा सा पढ़ूं, डिटरमाइन टू ओवरकम द काकोरी सेटबैक, जो काकोरी काकोरी कांड कब हुआ था? ये काकोरी कांड इस साल भी बहुत न्यूज में है, मतलब रहता ही है तो हमेशा। 1925 में काकोरी कांड हुआ था, और ये क्रोनोलॉजी लगाने के लिए क्वेश्चन बहुत बार आपको मिलेगा, तो इसलिए रट लेना 1925, 1925 तारीख दिमाग में बैठा लेनी है, काकोरी कांड हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद फिरोजशाह कोटला में, जो कहाँ पे, दिल्ली में स्टेडियम भी है फिरोजशाह कोटला, सितंबर 1928 में क्या हुआ? चंद्रशेखर आजाद ने HRA की जगह HSRA की स्थापना करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एस्टैब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन? तो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भारत में किसने करी? तो जैसे देखिए, पुलिस सिस्टम, अगर पुलिस सिस्टम पूछता है कभी, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन पूछता है, ठीक है, तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप आंख बंद करके लगा दीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि नेहरू इज अ नेशन डिवोटी? जो नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू, वो नेशन के डिवोटी हैं, भक्त हैं। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना एक पॉलिटिशियन है। ये वाली बात किसने बोली थी? तो मोहम्मद इकबाल ने ये वाली बात बोली थी। तो इस वाली बात को मोहम्मद इकबाल हर कोई जानता है, ये पोएट फिलोसफर थे, तो इन्होंने ये वाली बात बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी राम राज्य वॉज? महात्मा गांधी का जो राम राज की बात करते थे महात्मा गांधी, उसके दो सिद्धांत क्या थे, दो प्रिंसिपल्स क्या थे? तो एक था, दोनों क्या थे? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सच का साथ दो, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, और नॉन वायलेंस के साथ आपको हर परिस्थिति से लड़ना है, नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू द स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी से कौन संबंधित नहीं था? अब स्वराज पार्टी के बारे में आप जानते हो कि 1920 में जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी, उसके बाद 1922 में जब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करना पड़ा, चौरी चौरा कांड के बाद, जो कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 4 फरवरी को हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड के बाद जब 1922 में महात्मा गांधी ने बंद कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, तो उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दो बहुत फेमस लोग थे। मोतीलाल नेहरू थे हमारे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। इसके अलावा अजमल खान, इनने सबने मिलकर क्या करा? स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। 1922 में जो गया सेशन हुआ था, गया का सेशन जो हुआ था, गया सेशन में इन मोतीलाल नेहरू और गया सेशन जिसकी अध्यक्षता CR दास कर रहे थे, उसमें CR दास कर रहे थे, उसमें 1922 के सेशन में CR दास की अध्यक्षता में स्वराज पार्टी की स्थापना करी मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। पर इसको एक्सेप्ट नहीं करा था कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो क्या हुआ कि कांग्रेस में फिर से विभाजन होने वाला था, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स का कहके। पर महात्मा गांधी ने इस कंडीशन को संभाला और कहा कि आप, ये स्वराज पार्टी जो है बाहर की पार्टी नहीं रहेगी, ये स्वराज पार्टी हमारी कांग्रेस की ही पार्ट रहेगी। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू स्वराज पार्टी? तो स्वराज पार्टी से कौन संबंधित नहीं थे? तो हमारे C राजगोपालाचारी, ठीक है, राजा जी हमारे स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। C राजगोपालाचारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आगे आपको बहुत देखने को मिलेंगे C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन द ईयर। अब जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग मैसेकर हमारा जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। ये डेट तो सबको याद रहती है 1919, बट मेन डेट क्या याद रखनी है? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जिसने ये करवाया था जलियांवाला बाग मैसेकर के जो जनरल था, जनरल डायर, ठीक है, तो जनरल डायर को ही किसने मारा था? ऊधम सिंह ने मारा था। ऊधम सिंह ने कब मारा था? 1940 में जाके मारा था जनरल डायर ने। जनरल डायर को किसने? ऊधम सिंह ने। तो ये क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेगा, नेक्स्ट 1-2 साल बाद ये वाला क्वेश्चन आया है, आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु क्या थे? भाई अगर कुछ याद ना रहे तो रहे, पर ये क्वेश्चन जरूर याद रहना चाहिए। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। ये गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जिन्होंने 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी करी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की अध्यक्षता भी करी थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना करी थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने ही करी थी। आगे चलते हैं। हु वाज रिलेटेड टू बहिष्कृत भारत? तो बहिष्कृत भारत से कौन संबंधित थे? तो बहिष्कृत भारत की स्थापना किसने करी थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत की स्थापना करी थी। तो 3 अप्रैल 1927, ये तारीख भी याद रखना, तारीख
अगर 3 अप्रैल ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 1927 जरूर याद रखना। 1927 में अंबेडकर ने लॉन्च करा था मराठी फोर्टनाइटली पब्लिकेशन, बहिष्कृत भारत। तो ये एक मराठी भाषा में ठीक है पब्लिश किया था बहिष्कृत भारत को, इन वन ऑफ इट्स मेनी एडिटोरियल्स विच वाज सीवियरली क्रिटिकल ऑन द अपर कास्ट हिंदू सोसाइटी। तो ये एक न्यूज़पेपर था बहिष्कृत भारत, ठीक है, न्यूज़पेपर था बहिष्कृत भारत, जिसमें ज्यादातर जो बी आर अम्बेडकर थे वो क्या करते थे, वो अपर कास्ट सिस्टम को या अपर कास्ट सोसाइटी की बहुत ज्यादा बुराई किया करते थे हमारे बहिष्कृत भारत में। नेक्स्ट चलते हैं, गांधी इरविन अकॉर्ड वाज साइन टू स्टॉप। गांधी इरविन अकॉर्ड कब हुआ था? तो गांधी इरविन अकॉर्ड हुआ था हमारा 1931 में, और ये किसको शांत करने के लिए हुआ था? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 1930 में करी थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्थापना, ठीक है, आप जानते हो, मार्च में करी थी, दांडी मार्च करके दांडी मार्च करी थी, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने के लिए ही गांधी इरविन अकॉर्ड साइन हुआ था 1931 में, और गांधी इरविन अकॉर्ड साइन होने के बाद ही महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी गए थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी इंग्लैंड गए थे इसी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, अगला क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट इन अब्रॉड। तो भारत से बाहर पहली इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट किसने स्थापित करी थी? तो वो थे हमारे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह वही है जिनकी अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी भी बन रही है, ठीक है, अलीगढ़ में एक स्टेट यूनिवर्सिटी बन रही है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो इन्होंने ही क्या है, भारत के बाहर स्थापना करी थी किसकी? गवर्नमेंट की। तो ऑन 1 दिसंबर 1915 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह ने स्टेब्लिशमेंट किया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कहां पर? अफगानिस्तान में, ठीक है, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट एंड अनाउंस्ड जिहाद अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इन द ईयर। लाहौर सेशन कब हुआ था? तो लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसी लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 26 जनवरी, क्या बोला था? 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए हमारा जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1930 को ही हुआ था। तो यही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल। बंगाल का यूनिफिकेशन कब हुआ था? देखो, ये तो सबको याद रहता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसके खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन भारत में शुरू हुआ था 1905 में। पर यूनिफिकेशन कब हुआ बंगाल का? तो बंगाल का यूनिफिकेशन हुआ था 1912 में। दोबारा से बंगाल को 1912 में मर्ज कर दिया गया था। दोनों बंगाल के पार्ट जो अलग अलग कर दिए थे उनको दोबारा से मर्ज कर दिया गया था। अगर मैं थोड़ा सा इसमें बताऊं तो द अनाउंसमेंट ऑफ द पार्टीशन, बंगाल के पार्टीशन का अनाउंसमेंट कब हुआ था? तो जुलाई 1905। ये तारीख भी याद रखना, आ चुकी है आगे। किसने किया था? वाइस रॉय ऑफ इंडिया, उस समय लॉर्ड कर्जन थे, एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को इफेक्ट में भी आया था। और 16 अक्टूबर भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट वैसे भी है। 16 अक्टूबर इसी साल या पिछली साल 2024 के पेपर में 16 अक्टूबर पूछा था। ये फूड डे होता है, ठीक है, तो फूड डे से ये भी याद रखना 16 अक्टूबर वैसे भी। और 16 अक्टूबर को ही क्या हुआ था कि बंगाल का जो पार्टीशन है वो किस में आया था? वो इफेक्ट में आया था। फिर बाद में लेटर ऑन दिसंबर 12 1911 को, देखो यहाँ 12 दिसंबर 1911 था, जहां पर किंग जॉर्ज ने अबॉलिश कर दिया था इस बाइफरकेशन को, या फिर इस पार्टीशन को अबॉलिश कर दिया था किंग जॉर्ज ने। पर वो लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था हमारा 1912 में। तो 1911 में इसको अबॉलिश कर दिया था किंग जॉर्ज ने, और वो कौन थे? किंग जॉर्ज फिफ्थ। और ये लागू कब हुआ? यूनिफिकेशन कब हुआ बंगाल का? वो हुआ 1912 में जाके फिर से अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने स्लोगन दिया था कि स्वराज इज आर बर्थ राइट, कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो बहुत बचपन से सिखाया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने कब कहा था ये स्वराज इज माई बर्थ राइट? तो ये 1916 में जो लाहौर का सेशन हुआ था, सॉरी लखनऊ का सेशन हुआ था, लखनऊ के सेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज इज आर बर्थ राइट, ठीक है। और एक बात और है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु से सवाल बहुत आपको आएगा आगे चल के। तो कब हुई थी इनकी? 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की। इस तारीख को याद रखना, अगस्त 1920। आगे है, किसने स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो? तो महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को, जब इन्होंने क्या बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट की ग्वालियर टैंक, ये ग्वालियर में नहीं है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मध्य प्रदेश में है क्या, नहीं, क्रांति मैदान जिसको हम बोलते हैं आज के समय, पहले इसका नाम ग्वालियर टैंक था। तो यहां से इन्होंने जब शुरुआत करी थी 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की। हम इसको अगस्त आंदोलन भी बोलते हैं,
तो उस समय महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट होम रूल मूवमेंट? होम रूल मूवमेंट की शुरुआत सबसे पहली बार किसने करी? तो ये करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। हालांकि ऑप्शन में बच्चे एनी बेसेंट भी मार देते हैं, पर एनी बेसेंट नहीं, बाल गंगाधर तिलक थे। एनी बेसेंट ने उसके बाद करी थी। एनी बेसेंट ने हालांकि अनाउंसमेंट पहले किया था कि मैं शुरुआत करूंगी, पर उससे पहले बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने करी? तो ये हमारी करी एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी। कब करी थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी, बॉम्बे में। ठीक है, और इससे पहले यहाँ पर क्या हुआ था कि 72 डेलीगेट्स पहुंचे थे, एओ ह्यूम ने बुलाया था बॉम्बे में। ये मिलने वाले तो हालांकि पुणे में थे, पर उस समय पुणे में क्या था कि चेचक फैली हुई थी, तो इसकी वजह से इनको बॉम्बे में मिलना पड़ा। और बॉम्बे में जब ये मिले 72 डेलीगेट्स, तो इन्होंने किसकी स्थापना कर दी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो वहां कौन कौन मौजूद थे उस समय डेलीगेट्स में? दादा भाई नवरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर। इस तरीके से बहुत फेमस फेमस लोग वहां मौजूद थे। आगे, दादा भाई नवरोजी जो है, दादा भाई नवरोजी, ये जिनको हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, यही क्वेश्चन पूछा है कि दादा भाई नवरोजी को हम क्या और क्या बोलते हैं? तो इनको हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में भाई बहुत विस्तार से पढ़ लेना। आपको अगर इनके बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आगे बहुत कुछ है इनके बारे में। इनके बारे में आप गूगल कर लेना कि दादा भाई नौरोजी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और लिख लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि बहुत बार आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, द फर्स्ट स्प्लिट, पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस कब टूटी? तो जहां चप्पल मारी मारा हुई थी, हर किसी को याद रहता है, 1907, जहां सूरत में सेशन चल रहा था। तो सूरत में सेशन जो चल रहा था 1907 में, जहां पर कांग्रेस के लोगों में आपस में मारी मारा हो गई थी, तो 1907 में विभाजन हुआ, जिसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं, सूरत स्प्लिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्लोगन दिया था इनकलाब जिंदाबाद? तो इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया किसने और फेमस किसने किया? दो अलग अलग क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें गेव का दिया है, ये हालांकि गलत क्वेश्चन है देखा जाए तो, क्योंकि दिया जो था ये दिया था मौलाना हजरत मोहानी ने स्लोगन दिया था, और इसको फेमस किया था हमारे भगत सिंह ने। ठीक है, तो अगर आता है क्वेश्चन अब, क्योंकि यूपीपीसीएस जो आयोग जो है समझदार हो गया है, तो अब अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने स्लोगन दिया, तो ऑप्शन में मौलाना हजरत मोहानी देता है, ना कि भगत सिंह। भगत सिंह ने क्या किया था? भगत सिंह ने इसे फेमस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आते हैं ज्योग्राफी वाले पार्ट पे। अब तक आपने एंशियंट वाला पार्ट और मॉडर्न वाला पार्ट कर लिया, ज्योग्राफी वाले पार्ट पे होते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया। सबसे पुराने माउंटेन कौन से हैं? तो अरावलीज जो हमारे सबसे पुराने माउंटेन है इंडिया के, जो बिल्कुल एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंच चुके हैं, अरावलीज। अरावलीज बने कब थे? तो अरावलीज बने थे हमारे प्री कैम्ब्रियन एरा में, प्री कैम्ब्रियन एरा में बने थे हमारे अरावली। और अरावली क्या है? हमारे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। आप ये जानते होंगे फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं? तो ये फोल्ड माउंटेन है। तो जैसे अरावलीज हमारे फोल्ड माउंटेन है, वैसे हमारे हिमालयाज भी फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, तो हिमालयाज भी हमारे क्या है? फोल्ड माउंटेन। फोल्ड वर्ड याद रखना है यहाँ पर। और ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है इंडिया के। ये लगभग कितना किलोमीटर तक फैली हुई है इनकी रेंज? तो लगभग 800 किलोमीटर तक इनकी रेंज फैली हुई है, इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, गुजरात। अच्छा, कहाँ से कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। कहाँ शुरू होते हैं? गुजरात में भी है अरावलीज। ये गलती मत कर देना, बहुत लोग ज्यादातर यही गलती कर देते हैं कि गुजरात अरावलीज, अरावलीज जो है गुजरात में नहीं है, गुजरात में है, राजस्थान में है। यहाँ अपने चाहो तो किताब में या नोट्स में कहीं भी शॉर्ट नोट्स बना लो, ऐसे गुजरात लिख लो, ऐसे राजस्थान लिख लो। ठीक है, आगे लिख लो फिर हरियाणा, और ये लिख लो दिल्ली। दिल्ली में जाके खत्म हो जाते हैं। दिल्ली, दिल्ली के पार्लियामेंट जो है इसी पे बसी हुई थी पहले, अब तो शिफ्ट हो गई है। तो ये चार जगह पूरी याद रखना, ये फैले हुए हैं हमारे अरावलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी? हमारी गुरु शिखर। गुरु शिखर है अरावली की हाईएस्ट पीक, गुरु शिखर। गलत नहीं होना चाहिए गुरु शिखर, क्योंकि आगे हम मैच करने के लिए क्वेश्चंस भी आए हैं हाईएस्ट पीक वाले, तो वहां गुरु शिखर हमें बहुत बार आगे मिलेगा देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर डैम। तो नागार्जुन सागर डैम कहाँ लोकेटेड है, या फिर किस किस रिवर पे लोकेटेड है? तो ये नागार्जुन, तो ऐसे याद रखेंगे कि कृष्ण जी जो है, कृष्ण, तो शेष नाग के फन पर कृष्ण जी ने डांस किया था, तो वहीं से हम याद रखेंगे कि नागार्जुन। तो नागार्जुन सागर डैम कौन सी नदी के ऊपर है? तो कृष्णा रिवर के ऊपर है नागार्जुन सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट ओवर इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द होल एरिया। अब ये तो क्वेश्चन पुराना हो चुका है, हालांकि अभी इस क्वेश्चन का आंसर 25.17% है, 25.17% है रिसेंट फॉरेस्ट सर्वे के हिसाब से। क्या फॉरेस्ट कवर, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अलग है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन हमारा,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट रेनफॉल प्लेस इन इंडिया। तो भारत की वो जगह जहां सबसे कम बारिश होती है। भाई ये क्वेश्चन मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि लगभग 60% बच्चा इस क्वेश्चन को गलत कर देता है। वो देखता है कि बचपन से सुनता आ रहा है कि जैसलमेर बीकानेर यहाँ तो बारिश होती ही नहीं है, और फट से इनमें से कोई एक आंसर मार देता है और सोचता है कि लेह वगैरह में तो बर्फ पड़ती है तो वहां वहां नहीं होगा। पर इसका आंसर क्या है? लेह है। तो गलती ना करें प्लीज, इसका आंसर क्या होगा? लेह होगा। ठीक है, लेह इलाका ऐसा है कि जहां सबसे कम बारिश होती है भारत में, तो लेह। लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट। भारत जो है सेल्फ सफिशिएंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल। तो किस मिनरल के प्रोडक्शन में भारत सेल्फ सफिशिएंट है? हालांकि ये क्वेश्चन अब गलत हो जाता है आज के अगर पर्सपेक्ट से देखा जाए। पहले हुआ करता था कि इंडिया जो था ग्रेफाइट में सेल्फ सफिशिएंट था, पर अब जो बैटरीज आ गई हैं, बैटरीज में ग्रेफाइट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इंडिया को आज के दौर पे लगभग अपना 60% जो है ग्रेफाइट इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना वगैरह से। तो इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है आज के दौर पे के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द हजीरा फर्टिलाइजर फैक्ट्री इज बेस्ड ऑन। हजीरा की जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है? तो फर्टिलाइजर अगर वर्ड सुनाई दे तुम्हें कि फर्टिलाइजर, अब वो कोई सी फैक्ट्री हो, अगर फर्टिलाइजर फैक्ट्री है तो वो किसके ऊपर बेस्ड होगी? तो वो 100% नेचुरल गैस के ऊपर ही बेस्ड होगी ज्यादातर। तो अगर आगे कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो नेचुरल गैस। अच्छा, तो इसमें ये मैं बता देता हूँ थोड़ा हजीरा फर्टिलाइजर फैक्ट्री के बारे में, क्योंकि आया है आगे। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, इफको, ये एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर में भारत के। ठीक है, इसके तहत कलोल एंड कांडला इन गुजरात, फूलपुर एंड आंवला यूरिया प्लांट आर एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश। तो इसने जो है इफको ने बनाए हैं कलोल, कलोल और कांडला, ये गुजरात में फर्टिलाइजर प्लांट है इसके। लिख लेना अपनी कॉपी में कहीं भी, कलोल और कांडला। हालांकि लिखता तो कोई नहीं है बच्चा, और फिर भी समझ लेना ध्यान से। कलोल कांडला ये कहां पर है? गुजरात में। और फूलपुर और आंवला ये यूरिया के प्लांट है, ये कहां पर सिचुएटेड है? उत्तर प्रदेश में। द फर्टिलाइजर प्लांट आर ऑपरेटेड बाय द नेचुरल गैस। तो ये फर्टिलाइजर प्लांट जो है किससे ऑपरेट होता है? नेचुरल गैस से, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ये पूरी मेरे को स्टेटमेंट पढ़ने का कारण मेन यही था कि ये जो है हजीरा फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो बोला है, ये क्यों बोला है? क्योंकि ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एक गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर बेस्ड है। ये गैस पाइपलाइन कहलाती है, गैस पाइपलाइन नेचुरल गैस लेके आती है इसलिए। ठीक है, तो हजीरा विजयपुर गैस पाइपलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब किसमें है? तो मध्य प्रदेश में। एक बात ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर अगर आपसे पूछता है हाईएस्ट पॉपुलेशन, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर वो आपसे पूछता है परसेंटेज, पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज अगर पूछता है, तो इसका आंसर होगा मिजोरम। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन की परसेंटेज के हिसाब से, मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन के, जैसे मेरी ओवरऑल पॉपुलेशन है मान के चलो 100 लोग, और उन 100 लोग में कितने लोग ट्राइबल्स हैं, तो मतलब परसेंटेज निकाल रहा हूं मैं, तो परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम सबसे आगे है। अच्छा, अगर हम ओवरऑल देखें जिसमें हम यूटीज और स्टेट्स को भी मिला दें, तो सबसे आगे फिर हो जाता है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, तो याद रखना लक्षद्वीप इसका आंसर होगा अगर क्वेश्चन आता है कि ओवरऑल। अगर स्टेट पूछता है केवल तो मिजोरम, अगर हाईएस्ट पूछता है तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है किसकी मदद से स्टेब्लिश हुआ? तो सोवियत यूनियन की मदद से स्टेब्लिश हुआ। अब ट्रिक आप बनाना चाहो तो इसकी बना सकते हो, बोकारो। देखो यहाँ एक वर्ड आ रहा है कारो। ठीक है, कारे का अपोजिट, काले का अपोजिट क्या होता है? गोरा। ज्यादातर लोग गोरे कहाँ के होते हैं? सोवियत यूनियन के। वैसे तो यूके और यूएसए सब जगह के होते हैं, पर एक ट्रिक से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर फैमिली। सोलर फैमिली का सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? तो जोश जोश में प्लूटो मत मार देना, प्लूटो नहीं है। ठीक है, इसका आंसर मरकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। अर्थ के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है? तो इसका भी गलत आंसर मत मार देना, जोश जोश में मार्स मार दो कि मार्स तक हम तो पहुंच चुके हैं, मतलब मार्स सबसे करीब होगा। नहीं, इसका आंसर क्या है? वीनस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द सोलर एक्लिप्स अकर। सोलर एक्लिप्स कब होता है? तो सोलर एक्लिप्स होता है न्यू मून वाले दिन, है ना। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सोलर एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, लूनर एक्लिप्स। दो तरह के एक्लिप्स होते हैं। तो जब व्हेन मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब ये सन है ये अर्थ है, सन और अर्थ के बीच में जब मून आता है तो हम उसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। सोलर, ठीक है, सोलर एक्लिप्स, और इसी को हम बोलते हैं न्यू मून डे। वहीं जब जैसे ये बनाए तो एक कॉपी बना लें, ये सन है, ये अर्थ है, और ये मून है। अगर सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ रहा है तो बोलेंगे हम उसे सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स। वहीं जब सन, अर्थ, अर्थ अगर बीच में आ जाए और मून पीछे पहुंच जाए तो इसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स।
तो लूनर एक्लिप्स क्या होता है? फुल मून डे। तो लूनर एक्लिप्स फुल मून डे और सोलर एक्लिप्स न्यू मून डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्वल क्या है? तो मार्वल जो कि बहुत चमकता है, और जो चीज चमकती है ज्यादातर वो क्या होती है? वो मेटामॉर्फिक होती है। मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? तो हर किसी को पता है कि हमारी सबसे पहले इग्नियस रॉक होती है, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनती है, ठीक है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। हालांकि मेटामॉर्फिक जो रॉक होती है ये डायरेक्ट सेडिमेंट्री रॉक से भी बन जाती है, पर ज्यादातर जो हम पढ़ते हैं वो इग्नियस रॉक से भी बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। पर हम ज्यादातर जो मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में देखते हैं या पढ़ते हैं वो कहाँ से हमारी बनती है? वो सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। वैसे ही मार्बल भी जो है, मार्बल ये भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है, और ये कौन सी है? कन्वर्ज्ड रॉक है, कन्वर्ज्ड। ठीक है, ये कन्वर्ज्ड रॉक है। और ये कौन सी सेडिमेंट्री रॉक से बनी है? तो लाइमस्टोन। तो ये भी याद रखना, ये भी अंडरलाइन कर लेना ध्यान से, लाइमस्टोन से बनी है। आगे है सू कैनाल। तो सू कैनाल ये किसको कनेक्ट करती है? तो सू कैनाल हमारी कनेक्ट करती है सुपीरियर को हुरॉन से, लेक सुपीरियर को लेक हुरॉन से। अभी लेक सुपीरियर लेक हुरॉन कहाँ है? तो आपको बहुत ज्यादा फेमस 5 लेक्स देखने को मिलेंगी। कहाँ देखने को मिलेंगी? तो यूएसए और कनाडा में। यूएसए और कनाडा में आपको 5 लेक देखने को मिलेंगी। तो वहीं पर एक लेक है सुपीरियर और दूसरी लेक है हुरॉन। उन दोनों लेक को जो कनेक्ट करती है कैनाल, वो है हमारी सू कैनाल। ठीक है। अच्छा, वो लेक कौन कौन सी है अगर मैं बात करूं, तो वो लेक है हमारी, लेक है मिचिगन, इरी, ऑन्टोरियो, और एक सुपीरियर और एक हुरॉन। ठीक है, तो याद रखना, मिचिगन, इरी, ऑन्टोरियो, सुपीरियर और हुरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसको सर्च ही कर लेना, मतलब ये वाला जो टॉपिक है लेक वाला, इसे अभी अपने फोन में चाहे तो आप सर्च कर लें और ये लेक एक बार देख लें फोटो। क्योंकि ये लेक वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं यहाँ बता के चल रहा हूँ, फू कैनाल वाला, ये लेक से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। कभी पूछता है इस लेक के किनारे पे ये कौन सा शहर बसा हुआ है, कभी पूछता है ये लेक ईस्ट टू वेस्ट इन लेक को लगाओ, वेस्ट से लेके ईस्ट में इन लेक्स को कनेक्ट करो। कभी इनके साइज के हिसाब से क्वेश्चन आया है। तो ये लेक रट लो, मतलब ऐसा है कि आपको मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप पेपर में बैठे हुए हैं पीसीएस के में, तो आपको ये पांचों लेक से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ टाइडल वेव्स इन द ओशन। अब टाइडल वेव्स क्यों आती हैं? टाइड्स, टाइड्स सुना होगा आपने, हाई टाइड और लो टाइड। तो टाइड्स क्यों आती हैं? तो टाइड्स जो आती है हमारी, वो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड मून, सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती हैं। तो टाइड्स याद रखना, टाइड्स जो आती है वो किसकी वजह से आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। और किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है? सन और मून की। इसके अलावा जब हम वेव्स की बात करते हैं, जो वेव्स होती है पानी के ऊपर, वो विंड प्रेशर की वजह से आती हैं। विंड के प्रेशर की, डब्ल्यू फॉर वेव, डब्ल्यू फॉर विंड, विंड प्रेशर की वजह से आती है। और टाइड किसकी वजह से आती है? तो टाइड आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच। वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? तो मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच है हमारी, ये फिलीपींस के पास है। ठीक है, ईस्ट ऑफ द फिलीपींस मरियाना ट्रेंच, ये लगभग 11,033 मीटर है मरियाना ट्रेंच। सोच रहे हो, लगभग 12 किलोमीटर तो गहरा हमारा समुद्र है, उसमें से 11,033 मीटर ये गहरी है मरियाना ट्रेंच। तो सोचो कितनी गहरी ट्रेंच हो जाएगी ये। तो इसको हम चैलेंजर डीप भी बोलते हैं। और इस बार एसीएफ और आरएफओ के पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था कि वहां पूछा था, क्रोनोलॉजी लगवाई थी और पूछा सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है, तो वही है चैलेंजर्स डीप्स मरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटम लाइन क्या होती है? तो डेटम, डेटम लाइन क्या होती है? तो डेटम लाइन होती है एक हॉरिजॉन्टल लाइन of sea level from which the highest and the depth from which the height and depth are measured। तो मतलब सी के, समुद्र के ऊपर एक हम लाइन मान के चलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां से हम ऊंचाई और गहराई दोनों नापते हैं। समुद्र के ऊपर, ध्यान सुनो, समुद्र के ऊपर एक लाइन जहां से हम ऊंचाई और गहराई दोनों नापते हैं। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, जो हम सी लेवल नापते हैं इंडिया में, सी लेवल, ठीक है, सी लेवल कहाँ से, किस शहर के समुद्र के पानी किससे नापते हैं? तो चेन्नई, याद रखना, चेन्नई का जो लेवल है ना, चेन्नई, चेन्नई का जो समुद्र का लेवल है, हम वहां से नापते हैं सी लेवल इंडिया का, मतलब सारी हाइट जो नापते हैं सी लेवल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। कालगोरली, कालगुर कालगुरली, कालगुरली है ना, ध्यान से पढ़ना है, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से करना है, कालगुरली। तो कारगुरली इन ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर व्हाट? तो किसके लिए फेमस है? तो गोल्ड प्रोडक्शन के लिए फेमस है। बस सीधे सीधे इसको रट लो क्योंकि डायरेक्टली आएगा आया तो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स सुगर बाउल। तो क्यूबा, हर कोई जानता है, क्यूबा, क्यूबा, क्यूबा को सुगर बाउल बोलते हैं। और इंडिया का कौन है सुगर बाउल? तो उत्तर प्रदेश इज द सुगर बाउल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर। सबसे ज्यादा आयरन ओर कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है? देख रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर। हालांकि इसका आंसर ये जो डी दे रखा है ये गलत है, इंडिया नहीं करती। आयरन ओर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया करती है।
ठीक है। करंट आज के समय अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी है और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रिजर्व्स भी है, तो याद रखना रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों में ही ऑस्ट्रेलिया आगे है, ना कि इंडिया। ठीक है, तो गलत मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज फेमस एज कंट्री ऑफ सनराइज? कंट्री ऑफ सनराइज हम किस कंट्री को कहते हैं? तो जापान, यहाँ से सूरज सबसे पहले, बहुत बचपन से भी कहा जाता था कि सबसे पहले सूरज की किरण कहाँ पड़ती है? जापान में। तो हम सोचते थे यार जापान में कैसे सबसे पहले किरण आ सकती है, तो कंट्री ऑफ सनराइज जापान को बोलते हैं इसलिए। नेक्स्ट है, जापान के लार्जेस्ट आइलैंड। तो देखो जैसे मैं बता रहा था ना अभी, यहाँ बगल में ये क्वेश्चन था जिसमें मैंने 5 लेक के बारे में बताया था कि वो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है पीसीएस का। वैसे ही वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन पीसीएस के जापान के आइलैंड से बहुत प्यार है पीसीएस को। पीसीएस पूछता रहता है कि जापान के जो आइलैंड है उनको क्रोनोलॉजी में लगाओ, बड़े से छोटा, या फिर उनको वेस्ट से ईस्ट में लगाओ, वेस्ट से ईस्ट में, या फिर जैसे देखो यहाँ इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, जापान का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो होन्जू। मैंने कैसे याद रख रखा है, जिस आइलैंड की स्पेलिंग सबसे छोटी है वही आइलैंड सबसे बड़ा है, तो होन्जू आइलैंड याद रख लेना। नेक्स्ट आते हैं हम, वो हमारा टॉपिक सेक्शन खत्म हो गया, पॉपुलेशन एंड सिविलाइजेशन वाले सेक्शन पे आते हैं, पॉपुलेशन एंड सिविलाइजेशन। तो पूछा है, वेयर इज द सेकंड कंप्लीटली लिटरेट विलेज इन इंडिया सिचुएटेड? इंडिया का दूसरा सबसे पढ़ा लिखा विलेज कौन सा है? तो सेकंड कंप्लीटली लिटरेट विलेज जो इंडिया का है वो कौन सा है? बुद्धापुर, दिल्ली। दिल्ली में। अब तो ये बिल्कुल हो सकता है चेंज हो गया हो, पुराना क्वेश्चन है, पुराना ही डेटा है। हालांकि पहला जो सबसे लिटरेट जो विलेज था वो था पोथनिकड, पोथनिकड इन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो ये याद रख लेना, वो मेरे को नहीं लगता वैसे ये वाला क्वेश्चन आएगा, पर फिर भी एक बार दिमाग में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का वो स्टेट जो बहुत ज्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब जहां लोग बहुत अलग अलग रहते हैं, बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, मतलब जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर किस लिए वजह से, आज के अगर हम देखें जम्मू कश्मीर, तो आज वाला नहीं है जम्मू कश्मीर, यूटी नहीं है ये, उस समय लद्दाख इसमें शामिल था, इसलिए लद्दाख की वजह से। और वैसे 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे ज्यादा जो स्पार्सली पॉपुलेटेड रह गया 2011 की जनगणना के हिसाब से, वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। तो गलत मत करके आना, 19 है उसकी डेंसिटी, वहां मात्र 19 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब मैं अगर रेडियस 1 किलोमीटर लेता हूँ और उसका एरिया निकालूं, तो उसमें मात्र 19 लोग ही रह रहे हैं, तो इतनी डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड है, पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन। पॉलिटी वाले सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, द वर्ड सेकुलर इन द प्रियम्बल वाज एडेड बाय द अमेंडमेंट ऑफ। सेकुलर शब्द कब आया? तो सेकुलर वर्ड आया था 42वें अमेंडमेंट में, 42nd अमेंडमेंट में। किसमें? प्रियम्बल में। हमारे प्रियम्बल में इससे पहले सॉवरेन वर्ड था कि हम सॉवरेन हैं, ठीक है, रिपब्लिक था कि हम रिपब्लिक हैं, और हम डेमोक्रेटिक हैं। ये 3 वर्ड जो मेन वर्ड थे। इसके अलावा हमारे जो 2 वर्ड और ऐड करे गए, एक तो सेक्युलर ऐड करा गया, ठीक है, और एक ऐड करा गया सोशलिस्ट। तो ये 2 वर्ड और ऐड करे गए, सेकुलर और सोशलिस्ट। कब ऐड करे गए? 42nd अमेंडमेंट में ऐड करे गए थे। इसके अलावा एक और वर्ड ऐड करा गया, इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड है मुख्यतः, ये पूछे जाते हैं। कब ऐड करे गए? तो ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड करे गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया था? हुआ कब था? 42वां संविधान संशोधन तो हुआ था 1976 में। किसके काल में हुआ था? इंदिरा गांधी जी के काल में ये हुआ था। दिस अमेंडमेंट brought about the most widespread changes in the Constitution of India and in its history। अच्छा एक बात और है, 42वां संविधान संशोधन को हम क्या बोलते हैं? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोले जाने का कारण क्या है? यही है कि इसमें इतने ज्यादा संशोधन हुए थे हमारे संविधान में कि अपने आप में हमने ये मान लिया था कि भाई यार हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया इन लोगों ने। तो यहाँ देखो बोला भी है कि देयर 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड विच वाज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इसको ऐड करा गया, और एक नया पार्ट भी ऐड करा गया हमारे संविधान में, पार्ट 4A, जिसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा 4 और आर्टिकल जैसे कि 39A, 43A, 48A, इनको भी ऐड करा गया डीपीएसपी में। देख रहे हो, हर पार्ट को छेड़ा गया था, प्रीएम्बल को भी छेड़ा गया, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को भी छेड़ा गया, एक अलग से हमारी डीपीएसपी को भी छेड़ा गया, और फंडामेंटल ड्यूटी तो ऐड ही कर दी गई, अलग से ऐड कर दी गई। अच्छा मुझे जरा बताना कमेंट सेक्शन में कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द झंडा समिति। तो जो झंडा समिति जो बनी थी, जिसको हम फ्लैग कमेटी भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में ही लिख दिया है इन लोगों ने यहाँ पे, वैसे हालांकि ये फ्लैग कमेटी करके आता है वाला क्वेश्चन। तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ झंडा समिति ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर एक बात और याद रखना जनरल असेंबली से, द फ्लैग ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज एक्सेप्टेड एज द नेशनल फ्लैग। जो कांग्रेस पार्टी का फ्लैग था उसी को हमने क्या मान लिया था, अपना नेशनल फ्लैग भी मान लिया था। ठीक है, उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए और कब माना गया, 22 जुलाई 1947। ये तारीख दिमाग में बैठा लो, एकदम एकदम फोटो खींच लो इस तारीख का, 22 जुलाई 1947। क्यों? क्योंकि आगे बहुत ज्यादा ये देखने को मिलेगी क्वेश्चंस में। आगे द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कैन बी स्पेंड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू। अब कंटिजेंसी फंड तुम लोग जानते होंगे कि कंटिजेंसी फंड जो है ये आपदा परेशानी के समय जो फंड निकाला जाता है, जनरली ये रखा तो इसलिए जाता है कि परेशानी के समय इसमें से पैसा निकाला जाए, पर ऐसा जरूरी नहीं है, कभी भी इसमें से पैसा निकाला जा सकता है जब जरूरत हो। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ऑप्शन वन है, क्या टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस, हाँ कह सकते हैं नेशनल क्राइसिस के समय इसमें से पैसा निकाला जाता है, पर ये 100% नहीं है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद इसमें से पैसा निकलता है ना भाई, इसमें से पैसा निकालने के बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना जरूरी होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट है प्री पार्लियामेंट्री अप्रूवल, हाँ प्रेसिडेंट इसमें से पैसा निकाल सकता है पार्लियामेंट के अप्रूवल से पहले, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 72 का सी, प्री पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अच्छा, यहाँ पे कौन, इसका हमें एक्ट भी याद रखना है कि जो हमारा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है ये कौन से आर्टिकल में आता है, सॉरी आर्टिकल याद रखना है, ये आता है आर्टिकल 267। तो आर्टिकल 267 बहुत ध्यान से याद रखना है। Contingency Fund of India was constituted by the Government of India under Article 267 of the Constitution of India। अच्छा, आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267 ये दो आर्टिकल हैं, ये अपनी कॉपी में साइड में लिख लेना, 266 और 267। 266 जो है ये हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए है, कंसोलिडेटेड, यहाँ ध्यान से वर्ड पे ध्यान देना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और 267 जो है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए है। अच्छा, इसके भी अगर मैं दो पार्ट हैं 266, एक तो ए है और एक 266 बी है, या 1-2 करके भी कह सकते हो तुम। जो ए वाला है पहला वाला पार्ट वो हमारा सेंटर के लिए है, मतलब 266 क्लॉज 1, मतलब आर्टिकल 266 क्लॉज 1 जो है वो सेंटर के लिए है, सेंटर का क्या, सेंटर का कंसोलिडेटेड फंड। और आर्टिकल 266 क्लॉज 2 जो है वो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड है। वहीं आर्टिकल 267 की जब मैं बात करता हूं तो इसके भी दो पार्ट है, 267 ए या 1 और 2। जो पहला वाला है वो किसके लिए है, 267(1) ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, और दूसरा वाला जो है वो कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट है। तो यहां से ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में, द रेसिडुअरी पावर आर वेस्टेड इन, जो रेसिडुअरी पावर है मतलब बची अवशेष पावर, मतलब बची हुई पावर, वो किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है। किस आर्टिकल से मिलती है पावर, ये आर्टिकल 248 से ये वाली पावर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है हमारा, तो ये लीगल एडवाइजर होता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया लीगल एडवाइजर होता है। और हमारे एडवोकेट जनरल या अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि हमारा आर्टिकल 76 में आता है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके अंडर आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भी क्या होता है, लीगल एडवाइजर, और अटर्नी जनरल भी क्या होता है, लीगल एडवाइजर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अटर्नी जनरल को मेंशन कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 में, पर सॉलिसिटर जनरल को मेंशन नहीं कर रखा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज इक्विवेलेंट टू, जो वाइस चेयरमैन, अब तो प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया है, तो पहले पर वाइस चेयरमैन किसके इक्विवेलेंट होता था, तो ये होता था हमारा कैबिनेट मिनिस्टर्स के इक्विवेलेंट हुआ करता था वाइस चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर कैन बी डिसमिस। देखो रिपीटेड क्वेश्चंस मेरे को सीधे सीधे बता रहा हूँ, आप अगर पेपर डाउनलोड करना ACF RFO यूपीपीसीएस के ACF RF होगा, वहां डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आया था, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी डिसमिस्ड बाय, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हम हटा सकते हैं, तो सीधे सीधे उसका वो है ऑन द बेसिस ऑफ द मिसकंडक्ट सर्टिफाइड बाय द 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। 2/3 लोग, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज हटाया जाता है, सेम उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी हटाया जाता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा गलत करने वाली बात बताता हूँ, ज्यादातर जो बच्चे गलत करते हैं वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसको हटाने का तरीका बिल्कुल किसकी तरह है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। तो ऑप्शन में अगर हाई कोर्ट के जज की तरह आता है तो गलत मत कर देना, नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज। हालांकि हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट के जज का तरीका सेम ही होता है, पर जो संविधान में लिखा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह लिखा हुआ है। दूसरा, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी पावर लगभग चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होती है, पर इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रावधान किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के कहने पर हटाता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को, ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिमूवल नहीं होता इलेक्शन कमिश्नर्स का। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट चलते हैं 2 अक्टूबर 1959 को, अभी 1959 तारीख देखते ही दिमाग में जग जाता है कि ये किसकी बात कर रहा होगा, ये बात कर रहा है पंचायत राज की। तो 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहली बार पंचायत राज कहां शुरू हुई, राजस्थान के नागौर में, राजस्थान के नागौर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक बाय द क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हो भाई? सिंपल सी बात है, क्लोज्ड इकोनॉमी है ना तो यहाँ कुछ आ सकता ना कुछ जा सकता, तो जिसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बंद हो वही हमारी क्लोज इकोनॉमी है। ठीक है, जिसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बंद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल इंडस्ट्रीज बेचारी आज भी परेशान है। स्मॉल इंडस्ट्रीज किस परेशानी से जूझ रही हैं? पैसा नहीं है बेचारियों के पास, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहां से मार्केट, पैसा ही नहीं है तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे चलेंगी? बड़े जाइंट्स खा जाते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल देखो सिंपल सी बात है, कैपिटल नहीं है तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, रॉ मटेरियल सबकी कमी होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री वाज पार्ट ऑफ। देखो, आपने कभी ना कभी जो 5 ईयर प्लान है वो सुने होंगे और पढ़े भी होंगे। 5 ईयर प्लान में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो किसके लिए दिया गया था? तो वो एग्रीकल्चर के लिए था। सेकंड 5 ईयर प्लान किस लिए आया था? तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो हमारा 1956 में आया था, 1956 में, तारीख भी बता रहा हूँ, ये किस लिए आया था? तो ये इंडस्ट्रीज के लिए आया था सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो ये दो याद रखना, कुछ याद रहे ना रहे 5 ईयर प्लान में, दो तो याद ही रहे भाई, कि दो सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रीज के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ तारीख भी दे रखी है सेकंड 5 ईयर प्लान की, 1956 से लेकर 1961। ठीक है, इनका मेन उद्देश्य क्या था? हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। द प्लान वाज डेवलप्ड बाय द प्रोफेसर पीसी मेहलनोविस। पीसी मेहलनोविस ने इस प्लान को डेवलप किया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द टैक्सेस आर, देखो ये वाला क्वेश्चन काट दो, इन द टैक्सेस गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स? अब डायरेक्ट टैक्स इनमें से कौन सा है? तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन, अब तो इसमें ये सारे टैक्स जो हट ही गए हैं, केवल एक इनकम टैक्स ही बचता है, पर हाँ इनकम टैक्स इसमें डायरेक्ट टैक्स है, बाकी तो सारे टैक्स जीएसटी में इंक्लूड हो गए हैं, तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन, डी, ये देखो वर्ड में ही आंसर छिपा है। डिवैल्यूएशन मतलब किसी की वैल्यू कम कर देना। किसकी वैल्यू हम कम कर रहे होंगे? डी वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम डी, देखो ये वर्ड है डी वैल्यूएशन, तो डी वैल्यूएशन करने इसका मतलब हम घटा रहे हैं क्या? करेंसी की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड के टर्म्स में करेंसी की वैल्यू को घटा रहे हैं। अब आते हैं जनरल साइंस में, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द कार फॉर सीइंग द रियर एंड? मतलब पीछे की इमेज देखने के लिए कौन सा मिरर यूज होता है? तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं याद करा देता हूँ। देखो ऐसा जो मिरर होता है ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। यहाँ गुफा बन रही है ना, तो इसलिए इसे केव बोलते हैं, तो इसलिए कॉनकेव। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो भी ऐसा ही होता है, पर गुफा वाली साइड से पॉलिश हो रहा होता है, मतलब उसकी जो उठी हुई साइड है ना, वैक्स, वैक्स वाली साइड से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो कार जो होती है, कार भी कैसी होती है? कार भी उठी हुई होती है ना, मैंने बस ट्रिक बना रखी है, कार भी ऐसे उठी हुई होती है, तो वैक्स होती है कार भी, तो इसलिए कॉन वैक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय विच सरफेस ऑफ द अर्थ? तो अर्थ की अगर हम सरफेस की बात करें तो सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, और फिर थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर। ठीक है, सॉरी थर्मोस्फेयर एक्सोस्फेयर, मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो जो ये थर्मोस्फेयर है ना दोस्तों, ये थर्मोस्फेयर के दो पार्ट है। एक पार्ट है हमारा आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर, और एक पार्ट है मैग्नेटोस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर। तो जो आइनोस्फेयर है ना, यही क्या करता है? यही लॉन्ग रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, आइनोस्फेयर। और वहीं जो दूसरा पार्ट है मैग्नेटोस्फेयर, इसकी वजह से हमको अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, बोरियोलिस, बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये देखने को मिलते हैं। तो अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस किसकी वजह से देखने को मिलते हैं, तो थर्मोस्फेयर के मैग्नेटोस्फेयर की वजह से। अच्छा एक और बात बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिस ऑस्ट्रेलिया से याद रखना, तो साउथ वाली साइड में ऑस्ट्रेलिस देखने को मिलता है, और बचा हुआ बोरियोलिस कहाँ मिलता है? नॉर्थ पोल पर देखने को मिलता है बोरियोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव फ्लावर? इनमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जिसके पास फ्लावर नहीं होता? तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्न। ठीक है, हिंदी की कहावत से मत कर देना कि गूलर का फूल हो रहा है, नहीं गूलर नहीं है, फर्न है इसका आंसर। ठीक है, फर्न। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन की इन्वेंशन किसने करी? तो जोनास जॉन साल्क। और कब करी? तो जॉन साल्क इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन इन 1952। अब ये तारीख से हमें नहीं कोई काम, 1950 छोड़ो। ही वाज द रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इसके अलावा इन्होंने, मैंने इसलिए पढ़ाई क्योंकि उन्होंने दूसरा जो पार्ट दिया ना, ये क्वेश्चन के आंसर है, बहुत सारे क्वेश्चन आगे मिलेंगे। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन इन 1929। एलेक्जेंडर, नाम याद रख लेना, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि एक रेसिडेंट थे कहाँ के? इंग्लैंड के। रॉबर्ट कुच
इन्होंने डिस्कवर करा था बैक्टीरिया जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए और कोलेरा के लिए, तो रॉबर्ट कुछ। तो मैं यहाँ पे अच्छे से अंडरलाइन कर देता हूँ, इनको चाहो तो अपनी किताब में या नोटबुक में लिखते चलो। और देखो भाई, क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो जिस तरीके से मैं बोलता जा रहा हूँ कि ये बात लिख लो, ये बात लिख लो, उसे अपनी कॉपी में थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, ताकि आप जब रिवाइज करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। सच बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर मैंने पेपर निकाला बहुत बार, सब हर बार यही चीज मेरे को फायदा देती है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग याद रखना, पेनिसिलिन 1929 में। रॉबर्ट कूच, इन्होंने डिस्कवरी करी थी बैक्टीरिया की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूबरक्लोसिस और कोलेरा के लिए। एडवर्ड जेनर ने डिस्कवरी करी थी किसकी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की। ठीक है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की, तो याद रखना है, आगे क्वेश्चन मिलेगा इसका भी सेम टू सेम। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला पार्ट है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। अगर ब्लड क्लॉटिंग जैसा वर्ड अगर दिख रहा है ना तुमको, ब्लड क्लॉटिंग, देखो क्लॉटिंग जो शब्द है हालांकि सी से शुरू होता है, पर क्लॉटिंग को आज से तुम के से याद कर लो कि क्लॉटिंग के से शुरू होता है। तो क्लॉटिंग देखते ही आंख बंद करके विटामिन के मारो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हेल्दी पर्सन का कितना होता है, तो 80 से 120, ये तो हर कोई जानता है, 80 से 120। आगे, विद इन हाउ मेनी डेज द इन्फेंट शुड बी वैक्सीनेटेड बाय द बीजीसी। जो बीजीसी की वैक्सीन होती है, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन की जो वैक्सीन होती है, ये जो वैक्सीन है ये कितने समय में देनी होती है। तो हालांकि 1 साल, देखो वैसे अगर कोई ऑप्शन में कुछ नहीं मिलता है तो 1 साल के अंदर देनी होती है, पर अगर ऑप्शन 1 साल के अंदर, जितने जल्दी से जल्दी दे सकते हैं हम, तो जल्दी से जल्दी तो क्या ही होगा, बच्चा पैदा होगा उसके तुरंत बाद दे दो, तो वही जल्दी से जल्दी, तो इसलिए जल्दी से जल्दी बच्चा पैदा होने के बाद। आगे है ब्राइट डिसीज, तो भाई चमकदार बीमारी किसको अफेक्ट करती है। तो मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है अपने मन में कि जैसे हमारी किडनी क्या हो जाती है बेचारी, गंदी हो जाती है, क्या क्यों गंदी हो जाती है, फिल्टर करते करते खून, तो जब गंदी हो जाती है तो उन्हीं में साफ बीमारी हो जाती है, ब्राइट डिसीज किडनी। ठीक है, तो ये जो ब्राइट डिसीज है ये अफेक्ट करती है किडनी को। ब्राइट डिसीज को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोपेरिथिस, पेरिथिस, या फिर हमें काम जरूरत नहीं है वैसे तो इसकी, नेफ्रिथिस भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द किडनी, मतलब किडनी जो है सूज जाती है बस। आगे चलते हैं, हिस्टेरिया। हिस्टेरिया जो डिसीज है, हिस्टेरिया बीमारी, ये जनरली किस में होती है, तो हिस्टेरिया याद रखना, यंग वुमेन्स में हिस्टेरिया की बीमारी होती है। ये क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज आएगा, छाप देना। हाउ डज द प्लांट सेल वेरीज फ्रॉम एनिमल सेल, पता होगा तुमको ये कि जो प्लांट सेल होता है उसके जो ऊपर क्या होता है, सेल वॉल होती है। प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल होती है, क्यों सेल वॉल होती है, ताकि वो उसको स्ट्रेंथ दे सके, क्योंकि पेड़ जो होते हैं मजबूत होते हैं ना, इंसानों की तरह लचीले तो होते नहीं जानवरों की तरह, इसलिए प्लांट सेल के ऊपर क्या होती है, सेल वॉल होती है। वहीं जो एनिमल सेल होता है उनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, इसलिए कैसे, क्या डिफरेंस है, सेल वॉल का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन, जो ज्यादातर हमारा जो खाना है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन इन विच पार्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के किस ऑर्गन में ज्यादातर हमारा खाना पचता है। तो आप जानते हैं हम मुंह से खाते हैं, यहाँ क्या डाइजेस्ट होता है, स्टार्च। तो ये लिख लेना कहीं भी कि माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट होता है, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ हमारा ज्यादातर खाना डाइजेस्ट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, कितने क्रोमोसोम होते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो क्रोमोसोम, देखो पेयर जो होते हैं वो 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, पढ़ा होगा कभी ना कभी आपने, एक्स वाई करके जो पेयर होते हैं 23 पेयर होते हैं, तो एक्स और वाई 23 पेयर है, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट फाइबर, इनमें से कौन सा एनिमल है जो फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ये शायद क्वेश्चन अगली बार आए नहीं आए पता नहीं, मैंने तो आगे कभी नहीं देखा, पर फिर भी इसका आंसर पिग है। पिग जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकता फाइबर को। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, ये पहले इतने क्वेश्चन नहीं आते थे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के, आप देखेंगे 1991 और इन सब में क्वेश्चन बहुत कम थे। जब आप 2014 के बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनवायरमेंट के मिलेंगे, इसलिए ये मत सोचना कि एनवायरमेंट नहीं आती, बहुत आती है एनवायरमेंट। अब ये कह रहा है, अगर वाटर पॉल्यूशन होता रहा जैसे जिस स्पीड से हो रहा है, इफ वाटर पॉल्यूशन कंटिन्यूज विद दिस स्पीड, देन फाइनली क्या होगा, अगर वाटर में, देखो वाटर में अगर पॉल्यूशन होता है तो पॉल्यूशन होने की वजह से उसमें वीड्स पैदा हो जाते हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारे जंगली पेड़ वगैरह पैदा हो जाते हैं। तो वो जंगली पेड़ मरते हैं, या फिर जब वो पैदा होते हैं तो उनको क्या चाहिए होती है, वो जंगली जो पेड़ हैं उनको खाने के लिए बहुत सारे मछली वछली आती हैं, बैक्टीरिया आता है, तो वो क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं, तो बहुत सारी ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन जब यूज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे पानी में, तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल बी अनअवेलेबल फॉर द एक्वेटिक लाइफ, तो जिसकी वजह से जो और जानवर वहां रह रहे होते हैं पानी के अंदर, उनके लिए पानी की, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैबिटेट ऑफ थारू, थारू लोग कहाँ रहते हैं, तो थारू लोग जो हैं
उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, बस सिंपल है। बहुत बार ये वर्ड क्वेश्चन आएगा, थारू पीपल, थारू पीपल, थारू पीपल, तो रट लेना थारू पीपल उत्तर प्रदेश। आगे, द रेडीनेस फॉर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के लिए तैयार रहना, ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो गलती से यहाँ पर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मत मारा ना, WHO है, WHO, रटो। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल CDRI। अब CDRI में तो सीधे सीधे रटा हुआ है कि CDRI लखनऊ, CDRI लखनऊ, ऐसे रट लो, CDRI लखनऊ में है तो CDRI लखनऊ में CDRI। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स का पार्ट जो है हमारा, ये तो हमें करना नहीं है, पर मैं एक बात बताता चल रहा हूँ, मैं बार बार दिखाऊंगा तुमको कि पेपर की डेट सर्च करना, जिस डेट को वो पेपर हुआ है, ठीक है, और उस डेट के आसपास देखना कि आपको 4 महीने पहले का ही करंट बस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन हैं, हम ये छोड़ देते हैं करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन, बस मिसलिनियस पे आ जाते हैं, मिसलिनियस पे आ जाते हैं। तो मिसलिनियस हमारा पहला मिसलिनियस है, क्वेश्चन नंबर 110, यूनाइटेड स्टेट सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, USA का सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहां पे है? तो केप कैनेडी में है। कहां पर है? केप कैनेडी में, केप कैनेडी। आगे है, आगे है, मंडल कमीशन रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन, मंडल कमीशन जो बनी थी, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, कब इसकी रिपोर्ट आई थी? तो याद रखना, मंडल कमीशन जो स्टेब्लिश हुई थी वो 1979 में हुई थी। देखो यहाँ दे भी रखा है, मंडल कमीशन स्टेब्लिश्ड इन 1979, और किसने करी थी? जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने करी थी, ठीक है। इसके हेड कर रहे थे BP मंडल, इसीलिए इसको बोलते हैं मंडल कमीशन। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दे दी थी, और ऐसा बोला जाता है कि इंदिरा गांधी ने इनकी रिपोर्ट को फेंक दिया था, यूजलेस रिपोर्ट है, पर बाद में चल के इनकी रिपोर्ट में जो चीजें थी उनको लागू करा गया। तो याद रखना, मंडल कमीशन बनी कब थी? 1979 में। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? मंडल कमीशन ने रिपोर्ट कब दी? 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल ऑर्डिनेंस, इनमें से कौन सा सोशल ऑर्डिनेंस नहीं है? तो इसका सीधे सीधे आंसर है मीसा जो है सोशल ऑर्डिनेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा इज अ फेमस प्लेयर ऑफ, अल्लाह रखा किसके फेमस प्लेयर थे? तो अल्लाह रखा, ये पुराना क्वेश्चन है, अब तो नहीं पता आएगा नहीं आएगा, तो तबला वादक थे अल्लाह रखा, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज द नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लोकेटेड, नेशनल रूरल डेवलपमेंट, नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? तो हमारा नेशनल रूरल इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा लोकेटेड है हैदराबाद में। अच्छा, नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद में। ये क्वेश्चन तो इस बार भी आया था, नेशनल डेवलपमेंट, ये रूरल डेवलपमेंट वाला, UPPCS ACF में बहुत क्वेश्चन आए हैं इस साल, इसी पेपर से 1991 से, अभी आप उठा के देख लेना पेपर, आपको कम से कम 5 से लेकर 7 क्वेश्चन इसी पेपर से एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन प्रपोज्ड नंबर 660 डील विद, तो यूनाइटेड नेशन ने, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का, काट देते हैं, आगे चलते हैं। व्हेन द वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? तो बनी थी 1945 में। किसकी बात कर रहा है? ये FAO की बात कर रहा है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर देखो, इसमें लास्ट में O आ रहा है FAO में, तो इसलिए रोम याद रखना, रोम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम। मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो एक एक ट्रिक से याद करा दूंगा, बहुत सारी चीजें डायरेक्टली ट्रिक याद आ जाएगी पेपर में बैठे समय। वेयर इज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल ऑफ टाइडल एनर्जी इन इंडिया, भारत में टाइडल एनर्जी की सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ देखने को मिलता है? तो ये भावनगर गुजरात में देखने को मिलता है। गुजरात का जो गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात वाला रीजन है, यहाँ हमको टाइडल एनर्जी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। ये तो पता ही होगा ना, गल्फ ऑफ कच्छ, ऊपर वाले को हम गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं, इसको गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं, और इस नीचे वाले को गल्फ ऑफ खंबात बोलते हैं। तो गल्फ ऑफ खंबात में है भावनगर, वहां पर टाइडल एनर्जी के बहुत ज्यादा सोर्सेज है। नेक्स्ट है, पहली महिला जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, हालांकि अब तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया और ये उस समय की करंट अफेयर में रहा होगा थोड़ा बहुत। पहली महिला जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था वो थी हमारी आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी थी जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, पहली महिला। कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी रिसेंट ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, ये भी याद होना चाहिए, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है? तो बड़ोड़ा में है रेलवे स्टाफ कॉलेज, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है? बड़ोड़ा में। आगे है, फर्स्ट इंडियन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड अब्रॉड, पहली बार इंडियन फेस्टिवल विदेश में कब हुआ? तो ये ब्रिटेन में हुआ 1982 में। पता नहीं किस सेंस में पूछा है, ये करंट अफेयर है या क्या पूछ रहा है, ये अलग ही तरह का क्वेश्चन है, क्या ही है, तैयार देख लेना।
ब्रिटेन में 1982 में हुआ। तो इस तरीके से हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम 1992 का पेपर करेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे करते करते हम 1991 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और सारे क्वेश्चन एक साथ ध्यान से करेंगे और आप जल्दी जल्दी रिवाइज जब करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितना जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। थैंक यू, टेक केयर।